हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाय एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर एंड हम लोगों ने 4 फीचर्स को भी डिस्कस किया था। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर के डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, जो मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है या ओन किया जाता है बाय मेंबर्स ओनली, या मेंबर्स के द्वारा ही उसे कंट्रोल, मैनेज या ओन किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी मेंबर्स एक कोऑपरेटिव स्टोर के हैं उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए। कौन एक्सप्लॉइट करता है या कौन उनके साथ अडल्ट्रेशन या फ्रॉड या चीट करता है, तो जितने भी मिडिल मैन हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन में इंक्लूड होते हैं या मैन्युफैक्चरर से लेकर के कंज्यूमर तक एक प्रोडक्ट को रीच करवाने का जो प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में जितने मिडिल मैन इंक्लूड होंगे तो हर मिडिल मैन जो होता है वो हर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं करता है। कुछ ऐसे भी एजेंट्स या मिडिल मैन होते हैं जिनका मेन मकसद ये होता है कि कैसे हमने कम से कम समय में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो कंज्यूमर के साथ चीट करते हैं या अडल्ट्रेशन करते हैं, जिसका नुकसान केवल और केवल कंज्यूमर को होता है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर को इस्टेब्लिश करने का या सेटअप करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है मिडिल मैन के। मिडिल मैन जो एक्सप्लॉइट करता है, प्राइस को हाई कर देता है, क्वालिटी को अच्छा मेंटेन नहीं करता है या वेट के साथ वो गड़बड़ी करता है, तो इन सारी चीज़ों से कंज्यूमर को सेव करना है, कंज्यूमर को बचाना है। ओके, अब मार्केट में जो प्राइस में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, अगर वही प्रोडक्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर के द्वारा अवेलेबल करवाया जा रहा है और सेम प्राइस है, तो क्या इसको बनाने का कोई कारण है? नहीं है। इसको बनाने का मेन मकसद यही था कि कैसे हम अपने कंज्यूमर को रीज़नेबल प्राइस पे या कम से कम दामों में अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल करवा पाए, जिससे वो सेटिस्फाई हो पाए और वो रेगुलरली हमारे ही कंज्यूमर स्टोर का वो मेंबर बना रहे, जिससे उसको भी फ़ायदा होगा और कोऑपरेटिव स्टोर को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि कैपिटल जब भी वो रेस करेगा तो किसके थ्रू करेगा? उन्हीं मेंबर्स के थ्रू करेगा जो मेंबर्स उस कोऑपरेटिव स्टोर के हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक्सटर्नल मेंबर्स या एक्सटर्नल के थ्रू वो पैसे को रेस करेगा कंटिन्यूसली, ऐसा तो नहीं कर सकता। वो उन्हीं के माध्यम से स्टोर में या कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर में फंड को रेस कर सकता है जो उस पर्टिकुलर स्टोर के या कोऑपरेटिव स्टोर के मेंबर होंगे। ओके, नेक्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था फीचर्स। तो फीचर्स में हम लोगों ने देखा कि ओपन मेंबरशिप है पॉइंट नंबर 1 में, यानी जितने भी पर्सन्स हैं, टू ऑल द पर्सन्स, जितने भी पर्सन्स हैं वो सारे के सारे पर्सन उस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव स्टोर के मेंबर बन सकते हैं। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर के मेंबर बनने के लिए आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं किया गया। रिस्ट्रिक्शंस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। रिस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, यानी इन सारी चीज़ों को इम्पोज नहीं किया जा सकता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर पर। यानी केवल एक ही सेक्स के लोग ही मेंबर बनेंगे, फॉर एग्जांपल केवल मेल ही मेंबर बनेगा, फीमेल मेंबर नहीं बनेगी, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेल एज वेल एज फीमेल दोनों ही कोऑपरेटिव स्टोर के मेंबर बन सकते हैं। धर्म की बात करें तो जितने भी धर्म के लोग हैं वो इस पर्टिकुलर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर के मेंबर बन सकते हैं। जो एक क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना होता है, बाकी वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट और रिलीजन कि आपको केवल एक ही धर्म के लोगों को ही मेंबर बनाना है, बाकी के साथ आपको डील नहीं करना है या बाकी को आपको मेंबर या मेंबरशिप नहीं देना है। ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं होता है, क्योंकि कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे हमने सोसाइटी में एक अच्छा इन्वायरमेंट बिल्डअप करना है या सेटअप करना है, वैसा इन्वायरमेंट या वैसा सराउंडिंग जहाँ पर कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए,
कंज्यूमर को फ्रॉड से बचाया जाए, कंज्यूमर को चीट होने से बचाया जाए। तो अगर एक ही सेक्स के साथ या एक ही रिलीजन के साथ या एक ही कास्ट के साथ ये बिज़नेस को रन करवाया जाएगा या स्टोर को रन करवाया जाएगा तो फिर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। डेवलपमेंट करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए, देन ओनली कि वी कैन से कि सबका डेवलपमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा कि सेफगार्ड ऑफ इंटरेस्ट का, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को कैसे सेफगार्ड किया जा सकता है, एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सकता है। तो हमेशा इंश्योर करना कि वैसी चीज़ें कंज्यूमर को अवेलेबल हों जो रीज़नेबल हो, जिसका प्राइस कम से कम हो या क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। देन हम लोगों ने देखा कि कैपिटल रेस कहाँ से होगा, तो कैपिटल रेट मेंबर्स के थ्रू ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 5 से, डेमोक्रेटिक सेटअप। ईच मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सिंगल वोट। जितने भी मेंबर इस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐड होते चले जाएंगे, जितने भी पर्सन्स इस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐड होते चले जाएंगे और इस कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर के मेंबर बनते चले जाएंगे, तो उनको वोट करने का अधिकार है। उनके पास एक अधिकार ये है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। और उनको कैसा वोट दिया जाएगा, तो सिंगल वोट करने का अधिकार। ऐसा नहीं है कि आपने ज़्यादा शेयर लिया है तो ज़्यादा वोटिंग करने का अधिकार होगा, ऐसा नहीं है। हर पर्सन को सिंगल वोट करने का अधिकार, यानी डेमोक्रेटिक सेटअप में देखते हैं कि हर किसी के पास वोट करने का अधिकार है। तो जिसके माध्यम से हम क्या चुन सकते हैं, हेड को चुन सकते हैं जो उस बिज़नेस को अच्छे से रन करेगा। अगर सारे को ही इक्वल पावर दे देंगे और सारे को ही एक काम दे देंगे तो क्या कोई भी काम एक दूसरे का सुनेगा? नहीं। वोटिंग करने का अधिकार सबको इक्वल मिलेगा। देन इसी वोटिंग के माध्यम से वो लोग अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे जो उनका हेड होगा। वो हेड क्या करेगा, जितने भी मेंबर्स होंगे वो उनके बारे में सोचेगा, उनको बेनिफिट्स कैसे प्रोवाइड करवाया जाए, उनको फ़ायदा कैसे हो, उनको सरप्लस कैसे प्रॉफिट दिया जाए। ये जो हेड है वो ये सोचेगा। वो ये सोचेगा कि हम कौन से मैन्युफैक्चरर्स से डील करें, कहाँ से हम डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को परचेस करें जिससे हमारे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल पाए। रीज़नेबल प्राइस पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तभी मिल पाएगा जब मिडिल मैन का इन्वॉल्वमेंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। जितने ज़्यादा मिडिल मैन होंगे तो चांसेस ऑफ फ्रॉड या अडल्ट्रेशन है वो इंक्रीज़ करता चला जाएगा। तो इससे क्या करना है, बचाना है। तो बचाने के लिए क्या करना होगा, डायरेक्टली कांटेक्ट करना पड़ेगा। किसे, उस मैन्युफैक्चरर को जो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा है। अब कौन डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा? अगर हर व्यक्ति को बोल दे कि जितने मेंबर्स हैं सारे मेंबर्स इंडिविजुअली जाएंगे और उस मैन्युफैक्चरर से डील करेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है कि सारे मेंबर्स जाकर के डील करें? तो फिर क्या होगा कि वो मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्ट देने से मना कर देगा, क्योंकि वो इंडिविजुअली सारे मेंबर्स जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर एक हेड जाएगा, जो एक हेड चुना गया है उस वोटिंग के ज़रिए, वोट के ज़रिए, अगर वो डायरेक्टली जाकर के डील करता है या बातें करता है तो पॉसिबल है कि मैन्युफैक्चरर जो वो प्रोडक्ट को रीज़नेबल रेट पर या कम से कम दामों में कोऑपरेटिव स्टोर को अवेलेबल करवा दे। तो सिंगल वोट करने का अधिकार है जितने भी मेंबर्स उस या जितने भी पर्सन्स उस कोऑपरेटिव स्टोर से जुड़ते चले जाएंगे। एक ये अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। तभी तो एक कोऑपरेटिव स्टोर जो है या कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर जो है वो स्मूथली वर्क कर पाएगा। अगर सारे लोग मिल कर के काम करने लगेंगे तो काम, अच्छा बात है कि मिल कर के करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसे क्या होगा कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, डिस्प्यूट्स होने का चांसेस है। जो एक ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर का, जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाएगा।
तो वो पूरा तभी हो पाएगा ना जब सारे लोग मिल करके एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे या एक ही व्यक्ति का बात मानेंगे, और वो व्यक्ति जो होगा वो केवल कंज्यूमर के डेवलपमेंट के बारे में या कैसे हम उन्हें प्रॉफिट के दिलवा पाए इसके बारे में सोचेगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, इस्टेब्लिशमेंट। अब इसको इस्टेब्लिश करना है या सेटअप करना है तो कुछ पॉइंट्स को क्लैरिफाई करना होगा। कितने मेंबर्स के साथ इसको स्टार्ट किया जा सकता है, एटलीस्ट कितने मेंबर्स होंगे तब ये, या कितने पीपल होंगे तब ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर जो है वो स्टार्ट होगा या सेटअप होगा। एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को अगर फुलफिल नहीं किया जाएगा या पूरा नहीं किया जाएगा तब तक कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर जो है वो इस्टेब्लिश या सेटअप नहीं हो पाएगा। इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव एटलीस्ट 10 पीपल हैव टू कम टुगेदर। अगर कोई चाहता है कि हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर को क्या करें, स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करने के लिए जितने पीपल हैं उनमें से एटलीस्ट 10, ओके, कम से कम 10 लोगों को साथ में आना पड़ेगा। एटलीस्ट 10 पीपल हैव टू कम टुगेदर। उन लोगों को क्या होना पड़ेगा, एटलीस्ट 10 पीपल को साथ में आना पड़ेगा और स्टार्ट करना पड़ेगा क्या, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। तो कितने मेंबर्स हम लोगों ने देखे, तो एटलीस्ट यानी कम से कम, इससे कम तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर कोई चाहता है कि हम 8 मेंबर के साथ सेटअप करें तो पॉसिबल नहीं है। कितने होने चाहिए, तो एटलीस्ट 10 मेंबर होने चाहिए उस कोऑपरेटिव स्टोर को रन करवाने के लिए या उस कोऑपरेटिव स्टोर को स्मूथली स्टार्ट करने के लिए। एंड फॉर्म अ वॉलेंट्री एसोसिएशन, और क्या फॉर्म करना है, वॉलेंट्री एसोसिएशन एंड गेट्स रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। और किसके अंडर इसे रजिस्टर्ड करना होगा, तो CSA के अंदर रजिस्टर्ड करना होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर इसे हम क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। तो रजिस्टर्ड तभी होगा जितने पर्सन्स का रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट उतने पर्सन्स साथ में आकर के उस बिजनेस को या उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। अगर 10 से 1 भी कम हो गया तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर जो है वो स्टार्ट या सेटअप नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि 10 लोगों ने आकर के बिजनेस को स्टार्ट कर दिया या ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर दिया और उसे रजिस्टर्ड नहीं किया, क्या गवर्नमेंट का बेनिफिट्स उसे मिल पाएगा, तो नहीं मिल पाएगा। गवर्नमेंट तभी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा जब वो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होगा अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के। ओके, तो गवर्नमेंट का बेनिफिट का एड चाहिए या गवर्नमेंट के थ्रू बेनिफिट चाहिए तो उसे रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 7, कैश सेल्स। द कोऑपरेटिव स्टोर सेल गुड्स टू द मेंबर ऑन कैश बेसिस ओनली। जितने भी मेंबर्स हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के, उनको क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर वो सारे को ही क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन देने लगे तो पॉसिबल है कि वो ईच एंड एवरी मेंबर्स को इक्वली अटेंशन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर ये बोलता है कि हमने आपको यानी जितने कंज्यूमर्स हैं उनको सारा प्रोडक्ट रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल करवाया है। वो प्राइस जो मार्केट से कम है, लेकिन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो मार्केट के लेवल का ही, यानी जो मार्केट में एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है। हम डिफेक्टिव प्रोडक्ट या अडल्ट्रेशन वाले प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करें, वैसे प्रोडक्ट जिसकी क्वालिटी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वेरीफाई की गई है। ओके, तो वैसे प्रोडक्ट जिसका एक स्टैंडर्ड है या एक क्वालिटी है, और वैसे ही प्रोडक्ट को अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर अवेलेबल करवा रहा है तो फिर वो क्रेडिट फैसिलिटी क्यों देगा। एक तो प्राइस भी कम है, प्रोडक्ट का प्राइस भी हाई है, तो मेंबर्स को ये क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं मिलता। आपको अगर परचेस करना है तो आप कैश पर परचेस करो, क्योंकि अभी जो इसका प्राइस है वो मार्केट से कम में है।
और कंज्यूमर कोऑपरेटिव का जो एक मकसद है या ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने अपने बिजनेस को स्मूथली रन करना है और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना है नंबर ऑफ कंज्यूमर को। तो स्मूथली वो तभी रन कर पाएगा जब सारी चीज़ों में हमें डिस्प्यूट्स होने का जो चांसेस है उसको हम रिड्यूस करते चले जाए। अब सारे मेंबर्स आकर के क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन मांगने लगेंगे तो बिज़नेस को स्मूथली रन करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा या दिक्कत को फेस करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े इसके लिए क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। आपको अगर गुड्स को परचेज करना, आप स्टोर में विजिट कीजिए और आप मेंबर हो और आपको क्या करना है, कैश बेसिस पर ही पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। सरप्लस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी एक प्रॉफिट तो हम कमा रहे हैं, वो कंटिन्यूसली कमा रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन से अगर ज़्यादा कमा लिए तो ज़्यादा का जो भाग है वो क्या हो गया, सरप्लस हो गया। द प्रॉफिट ऑफ द कोऑपरेटिव स्टोर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। जो प्रॉफिट है वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो मेंबर्स जो उस कोऑपरेटिव स्टोर के मेंबर्स होंगे, ऐसा तो नहीं कि सारे ही लोगों को उन प्रॉफिट को का हिस्सा बांट दिया जाएगा या सारे ही लोगों को प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल जाएगी, नहीं, उन्हीं को मिलेगा जो उस कोऑपरेटिव स्टोर के मेंबर्स होंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू द परचेज मेड बाय ईच मेंबर। और कितना मिलेगा, जितना वो परचेज करेंगे उन्हीं के आधार पर। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज एडवांटेजेस, यानी जो मेरिट्स पॉइंट है वो अब हम लोगों को डिस्कस करना है। नंबर 1 इज रीजनेबल प्राइस। प्राइस जो है वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल है। तो कोऑपरेटिव स्टोर में जितने भी प्रोडक्ट हैं और उनका जो प्राइस होता है वो मार्केट से कम होता है और वो रीजनेबल प्राइस में नंबर ऑफ कंज्यूमर को या नंबर ऑफ मेंबर्स को अवेलेबल करवाया जाता है। कोऑपरेटिव स्टोर प्रोवाइड गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। कोऑपरेटिव स्टोर जो है वो प्रोडक्ट यानी गुड्स को अवेलेबल करता है या प्रोवाइड करता है एट रीजनेबल प्राइस, यानी कम से कम दामों में या वैसे प्राइस जिससे अगर हम मार्केट से कंपेयर करेंगे तो इस स्टोर का जो प्राइस है वो हमेशा कम में ही मिलेगा। टू इट्स मेंबर बाय एलिमिनेटिंग मिडिल मैन। अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या क्वालिटी के साथ कोई गड़बड़ हो रहा है, क्वांटिटी के साथ कोई गड़बड़ किया जा रहा है, नहीं, प्राइस को कम दिया जा रहा है, प्राइस कम पे करना पड़ रहा है मेंबर्स को, लेकिन कोऑपरेटिव स्टोर के द्वारा जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी है, उसे मेंटेन किया जा रहा है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी अगर मेंटेन नहीं किया जाएगा कोऑपरेटिव स्टोर के द्वारा या हेड के द्वारा तो नंबर ऑफ मेंबर जो हैं वो फिर मेंबर क्यों बनना चाहेंगे उस कोऑपरेटिव स्टोर के, फिर वो धीरे धीरे करके छोड़ने लगेंगे कि अगर हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है या हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है तो हम लोग इस संस्था का या इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन करके क्या मिलेगा। आप हमको प्राइस कम दे रहे हो यानी हमें प्राइस कम पे करना पड़ रहा है, लेकिन जो क्वालिटी है वो भी तो कम मिल रहा है, ये भी वो बोल सकते हैं, क्वांटिटी भी हमें कम दिया जा रहा है। तो ऐसा चांसेस नहीं होता है कि प्राइस कम है तो क्वांटिटी और क्वालिटी भी कम होगा, वो दोनों मेंटेन किया जाता है, क्योंकि एलिमिनेट कर दिया जाता है मिडिल मैन को। तो चांसेस ऑफ जो होने का है कि प्राइस को रेस करने का तो वो पहले ही रिड्यूस हो गया, यानी जितने मिडिल मैन इंक्लूड होते चले जाएंगे, जितने पर्सन्स इंक्लूड होते चले जाएंगे, जितने एजेंट इंक्लूड होते चले जाएंगे, उतना ही उनका कमीशन और मार्जिन जो है प्रॉफिट का वो भी इंक्लूड होता चला जाएगा। और जब मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर ने जो बनाया वो 10 रुपये का बनाया फॉर एग्ज़ाम्पल, अब उसमें हमारा एजेंट भी आ गया, होलसेलर भी आ गया, फिर रिटेलर भी आ गया, फिर फाइनली कंज्यूमर। तो जितने मिडिल मैन हैं उनका अपना भी तो प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट या मार्जिन को रख करके प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक रीच करवाएंगे तो डेफिनेटली उसका जो प्राइस होगा वो हाई होगा। लेकिन कोऑपरेटिव स्टोर जो है वो डायरेक्टली डील किससे करता है,
मैन्युफैक्चरर से, वो व्यक्ति से जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है। तो जब वो उससे डायरेक्टली मांगेगा तो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम होगा। तो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कौन मांग रहा है? कोऑपरेटिव स्टोर मांग रहा है। तो कोऑपरेटिव स्टोर जब डायरेक्टली मांगेगा और यही प्रोडक्ट को वो अपने मेंबर्स को सप्लाई करेगा तो प्राइस जो है वो कम ही होगा। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कम है। कोऑपरेटिव स्टोर डू नॉट स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन एडवर्टाइजिंग। अब अगर हम लोग जनरल स्टोर्स की बात करते हैं या डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करते हैं या मेल ऑर्डर बिजनेस की बात करते हैं या मेल ऑर्डर रिटेलिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जाता है। प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक रीच करवाया जाता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू या दूसरे माध्यम के थ्रू। एडवर्टीजमेंट करवा करके प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को बताया जाता है। तो जहाँ पर एडवर्टीजमेंट किया जाएगा तो प्रोडक्ट का प्राइस ऑटोमेटिकली हाई होगा, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर अगर रन हो रहा है और वो सेंट्रल लोकेशन में है तो जितने आसपास के एरिया में कंज्यूमर रह रहे हैं उन तक उस स्टोर का इंफॉर्मेशन, उस स्टोर में जितने प्रोडक्ट अवेलेबल है उसका इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक रीच करवाना होगा, उसके फीचर्स के बारे में बताना होगा, उसको डिस्प्ले करना होगा। तो जिसमें या शोरूम है तो शोरूम को डेकोरेट करना होगा, एडवर्टाइजिंग, डिस्प्ले, डेकोरेशन ऑफ शोरूम। तो ये सारी चीज़ें दूसरे रिटेलर्स को करनी होती है या दूसरे स्टोर को करना होता है, क्योंकि वहाँ पर जितने कंज्यूमर हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। वो एक डिपार्टमेंट से या एक स्टोर से दूसरे स्टोर पर बार बार विज़िट करते रहते हैं और जहाँ पर उनको कम से कम दामों में प्रोडक्ट मिल जाता है वो उसी स्टोर से वो प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कोऑपरेटिव स्टोर्स की, तो यहाँ पर जितने मेंबर्स हैं उनको पता होता है कि कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है या कौन सा प्रोडक्ट हमें अपने स्टोर में मिल जाएगा। और ये हेड भी जानता है या जो मैनेज कर रहा है वो ये भी जानता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है या शोरूम को डेकोरेट करने की आवश्यकता नहीं है। कंज्यूमर जो है वो अवेयर है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारी क्वालिटी के बारे में, हमारे प्राइसेस के बारे में। वो जानता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टोर है या कोऑपरेटिव स्टोर है ये हमारे साथ गलत नहीं करेगा या हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। सो वो इतना ह्यूज अमाउंट जो है वो स्पेंड नहीं करता है या खर्च नहीं करता है एडवर्टीज़मेंट पे, क्योंकि वो जानता है कि हमारे पास जितने मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव स्टोर में, जितने मेंबर्स होंगे प्रोडक्ट केवल उन्हीं के लिए मंगाया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि मेंबर्स अगर 50 हैं और हम प्रोडक्ट 100 मंगवा रहे हैं तो 50 जो एक्स्ट्रा मंगवा लिया है वो तो लॉस में हो जाएगा। हाँ 50 है तो मोर देन इसमें 5 और इंक्लूड कर सकते हैं तो 55 मंगवा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मंगवा करके रख लेना तो वो गलत होगा। उससे क्या होगा कि फिर दूसरा एक्सपेंसेस बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर मेंबर्स जानते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा और प्राइस का होगा, तो इसके लिए कोऑपरेटिव स्टोर जो है वो बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट पे खर्च नहीं करता है, क्योंकि जो फिक्स मेंबर हैं वो तो रेगुलर विज़िट करेंगे और रेगुलर विज़िट करने के बाद इस पर्टिकुलर स्टोर से वो प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेंगे। सो लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करते हैं या मेल ऑर्डर रिटेलिंग की बात करते हैं या अदर जितने स्टोर्स या रिटेलिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है या वेंडिंग मशीन को जो ऑपरेट करने का कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होता है ना। तो इन सारी चीज़ों के मुकाबले में जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर है वो कम से कम प्राइसेस में या रीज़नेबल प्राइसेस में प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा देता है। नेक्स्ट वी हैव इस पॉइंट नंबर 3,
इकोनॉमीज ऑफ स्केल। द कोऑपरेटिव स्टोर बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। कोऑपरेटिव स्टोर जो है वो डायरेक्टली गुड्स को परचेस करता है, किसके पास से? मैन्युफैक्चरर्स के पास से। ओके, जब वो डायरेक्टली परचेस करेगा तो मिडिल मैन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो तो ख़त्म हो गया। मिडिल मैन ज़्यादा से ज़्यादा अब इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। एंड इन बल्क, और बल्क में परचेस करता है, क्योंकि अगर कोऑपरेटिव स्टोर बल्क में परचेज नहीं करेगा तो मैन्युफैक्चरर कभी भी उसे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देगा या प्रोडक्ट को वो कम दामों में सेल आउट नहीं करेगा। वो अपना मार्जिन और अपना प्रॉफिट तो डेफिनेटली रख कर ही सेल आउट करेगा, लेकिन अगर मिडिल मैन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता चला गया तो प्राइस भी इंक्रीज करता चला जाएगा। बल्क में परचेज करता है, किससे करता है? मैन्युफैक्चरर से करता है, और वो डायरेक्टली करता है। द इकोनॉमीज ऑफ बल्क प्राइसेस सच एज डिस्काउंट, लो फ्राइट कैन बी ऑब्टेन। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो डिस्काउंट मिलने का चांसेस है वो बढ़ जाता है, यानी ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है जब कोऑपरेटिव स्टोर जो है वो डायरेक्टली परचेस करेगा मैन्युफैक्चरर के पास से वो प्रोडक्ट को, और वो प्रोडक्ट बल्क में परचेस करेगा। अगर स्मॉल लॉट्स में परचेस करेगा या लो क्वांटिटी में परचेस करेगा या कम क्वांटिटी में परचेस करेगा तो कभी भी उसको मैन्युफैक्चरर के द्वारा डिस्काउंट नहीं मिलेगा, डिस्काउंट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरर तो यही बोलेगा, आपने तो बल्क में परचेस नहीं किया, फिर हम आपको क्यों डिस्काउंट देंगे? तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। तो अगर हम स्मॉल लॉट्स में परचेस करेंगे तो कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। एक बार कैलकुलेट कर लेना है कि मेंबर्स एटलीस्ट हैं कितने, उनका पर मंथ का रिक्वायरमेंट कितना है। ये तो पता ही होगा कि जो कोऑपरेटिव स्टोर को रन कर रहा है या मैनेज और कंट्रोल कर रहा है उसे पता है कि हमारे पास प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर्स अवेलेबल हैं पर मंथ, हर मेंबर्स का परचेजिंग स्केल कितना है या परचेजिंग पावर कितना है, उसी के हिसाब से वो प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाएगा और वो डायरेक्टली डील करेगा मैन्युफैक्चरर के पास से। और जब वो डायरेक्टली डील करेगा तो डिस्काउंट मिलने का चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो खर्च होगा वहाँ से अपने प्रोडक्ट को स्टोर तक लाना वो भी कम होगा। यानी बार बार वो अगर ट्रैवल करता रहेगा तो एक्सपेंस भी बार बार इंक्रीज़ करता चला जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इस पॉइंट नंबर 4, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है वो कैसा है? डेमोक्रेटिक है। अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। ये याद रखना है कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर जो है वो काम करता है सिद्धांतों पर, यानी एक प्रिंसिपल पर, और वो प्रिंसिपल क्या है? वन मैन वन वोट। एक आदमी अगर मेंबर बना है, उसने जितना शेयर या जितना कैपिटल लगाया वो ठीक है, लेकिन एक मैन है तो एक ही वोट करने का अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि आपने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, आपका शेयर ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा वोट करने का अधिकार मिलेगा। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर जो वर्क करता है प्रिंसिपल पर वो वन मैन वन वोट है। ओके, देयर आर नो स्पेशल वोटिंग गिवन टू मेंबर। कोई भी स्पेशल वोटिंग करने का अधिकार, यानी ज़्यादा शेयर लिया है तो स्पेशल राइट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। देयर आर नो स्पेशल वोटिंग गिवन टू मेंबर हु हैव परचेज लार्ज नंबर ऑफ शेयर। वैसे व्यक्ति जिन्होंने परचेस किया है, क्या लार्ज नंबर ऑफ शेयर को परचेस किया है, किस में? कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर में, तो क्या उन्हें स्पेशल या कोई प्रेफरेंस मिलेगा एक से ज़्यादा वोट करने का? नहीं। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट इसका है, इसके लिए एक मैन को एक ही वोट करने का अधिकार है। इससे क्या होगा कि डिस्प्यूट्स होने का जो चांसेस है वो कम हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा वोट करने का अधिकार किसी भी मेंबर को मिलता है या किसी भी पर्सन को मिलता है तो फिर वो क्या करेगा? अपने वोटिंग राइट्स को वो मिसयूज़ करेगा। जो ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के द्वारा जो उसे वोट करने का अधिकार दिया गया है
तो वो उसे मिसयूज़ करने लगेगा, तो फिर वहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट तो रहा नहीं। डेमोक्रेटिक राइट का मतलब होता है कि वन मैन वन वोट, तो उससे क्या होगा कि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली रन करेंगी, इसमें डिस्प्यूट्स होने का या कॉन्फ्लिक्ट्स होने का जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया फीचर्स एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने बात किया एडवांटेजेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडवांटेजेस के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव स्टोर भी डिस्कस करेंगे।